हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। टुडे इज़ सितंबर 7। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पर। आज है सितंबर 7 और देखेंगे हम आज का करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट न्यूज़। पहली न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने एफसीआरए क्लियरेंस 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स के वो कैंसिल कर दिए हैं। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और 6 एनजीओस जिनको कि बाहर से फॉरेन से पैसा मिलता था उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके लाइसेंसेस ना। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज़ एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है। फॉरेन मीन्स बाहर से, कंट्रीब्यूशन मीन्स कुछ देना, और रेगुलेशन एक्ट। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। लेट्स से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में लाया गया था, जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके द्वारा, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। और इसके तहत जो भी पैसा जो एनजीओज है उनके पास में आता है उनको रेगुलेट करने की पावर इस एक्ट के थ्रू है। ना होता क्या है कि जैसे आप एनजीओज बनाते हैं, कुछ लोग एनजीओज बनाते हैं तो उनको बाहर से फंडिंग मिल सकती है, जैसे ग्रीन पीस था और बाकी कई ऐसे एनजीओज होते हैं। तो हुआ क्या था, पिछले यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, एनजीओज थी, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस एनजीओ थी, उसको बाहर से फंड मिलता था। बाहर से फंड होने के बाद में जितने भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स होते थे सब में वो कुछ ना कुछ उसमें डाउट्स लगा देते थे, कोर्ट्स में चले जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़मीन का इशू उठा देंगे, फॉरेस्ट का इशू उठा देंगे। ऐसे कर कर के बहुत सारे डेवलपमेंट इशू एनवायरनमेंट के नाम पे या ह्यूमन राइट्स के नाम पे काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रुकवा दिया था। फिर गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की जांच कराई इस पूरे प्रकरण की कि आखिर ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओस किस तरीके से काम कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट को मालूम चला कि बाहर से जो फंडिंग आ रही है इनके पास में वो वैसी फंडिंग है जो कि ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई कोल का प्रोजेक्ट है तो कोल का प्रोजेक्ट रुकवा दिया। क्यों रुकवा दिया? क्योंकि उसको जो फंडिंग दी थी सोलर प्लांट वाली कंपनी ने फंडिंग दी थी ग्रीन पीस को। वो क्या चाहते थे कि जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है या जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस है वो गवर्नमेंट ना ले, सोलर जो पैनल्स हैं उनसे जो बिजली बनती है वैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे। तो वैसी जो कंपनीज हैं वो जो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके हित में नहीं है, उनके काम के नहीं है, उनको रुकवाते थे ग्रीन पीस को पैसा देके। और वो कोई भी इशू, कोई भी टॉपिक उठा लेते थे कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का दिक्कत है, यहाँ पे लैंड इशू है, यहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ऐसे अलग अलग इश्यूज से किसी प्रोजेक्ट्स को रुकवा देते थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्ट ले आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और उसके तहत जो भी पैसा है उसको मॉनिटर किया जाता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहेगी ऐसे एनजीओस को अपने वॉच लिस्ट पे ले लेगी, और वॉच लिस्ट पे लेने के बाद में अगर कोई भी उसमें गड़बड़ी लगी तो इनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं ना। इसी के तहत छः जो एनजीओस हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। करंट विवाद क्या है? करंट विवाद है, ये विवाद है 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स को लेके। इन 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स पे जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। जो ये क्रिश्चियन ग्रुप है ये कन्वर्ट करा रहे हैं, जो भी अलग रिलीजन्स हैं उनको कन्वर्ट करा के क्रिश्चियंस बना रहे हैं। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ने अपनी जांच कराई। जांच कराने के बाद में ये पाया कि कहीं ना कहीं ये जो इसमें आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए गए। तो उसके बाद से इनको लाइसेंस को इनको रद्द कर दिया गया। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट गेट एनी रेगुलेशन, आई मीन दे कैन नॉट गेट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आफ्टर दिस। सो दैट इज़ अ न्यूज़ रिगार्डिंग द एफसीआरए। एफसीआरए एक्ट आपको याद रहे, और एफसीआरए के तहत कैसे इसका मिसयूज़ हुआ है और कैसे क्यों ये आया, एक्ट क्यों लागू हुआ, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, ये आपको ये मैंने बताया था परसों की जो मॉस्को में एससीओ की मीटिंग थी उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि व्हाट इज़ एससीओ, व्हाट इज़ सीएसटीओ, व्हाट इज़ सीआईएस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाके पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, जिसमें एससीओ क्या है, सीएसटीओ क्या है, सीआईएस क्या है, कैसे सोवियत संघ वो टूटा, कौन कौन सी कंट्रीज़ बनी, सारा मैंने डिटेल में दिया। एक तरीके से सेंट्रल एशिया का पूरा विवरण उस वीडियो में है। तो अभी इसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तो ईरान में जो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं
काउंटर पार्ट डिफेंस मिनिस्टर, उनसे बातचीत हुई है। ईरान क्या है, ईरान से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं पहले भी, और चाबहार पोर्ट और बाकी जगहों पे भारत का इंटरेस्ट भी रहा है ईरान में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब हुई जब अमेरिका ने ईरान पे बैन लगा दिया। पहले अमेरिका और ईरान की डील हुई थी, उस डील के तहत में बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तो उस डील के बाद से ईरान से कुछ सैंक्शंस हटाने की बात हुई थी, लेकिन जो नए प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके आने के बाद से ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशंस और ख़राब हुए हैं और सैंक्शंस लगाने की बात कही गई है। और ये भी कहा है कि ईरान के साथ जो बिजनेस करेगा, वहाँ से ऑयल खरीदेगा, उस कंट्रीज़ पे बैन लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कही थी। तो उसके बाद से रिलेशंस थोड़े से नॉर्मल हुए थे, उतने अच्छे नहीं थे ना। अभी हाल में आपने न्यूज़ भी सुना होगा, जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे चाइना ने अपना इंटरेस्ट जमा लिया है। वो भी एक सेटबैक था, हालांकि ईरान ने कहा है कि भारत कम्प्लीटली आउट नहीं है यहाँ से। तो ये ऐसे इस तरीके के कई न्यूज़ आई थी। तो इसी में चूँकि भारत और ईरान के अच्छे रिलेशन रहे, तो डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मिले, और अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है, अफ़गानिस्तान में जो बातचीत चल रही है तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में, उसके बारे में डिस्कस किया गया, और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया गया। एक इम्पॉर्टेंट इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि जो ईरान है, नॉर्मली ऐसी मीटिंग्स में, डिफेंस की मीटिंग्स में सिर्फ डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ये बात आ रही है कि ईरान ने ये इशू उठाया है, माइनॉरिटीज़ का इशू भारत के साथ टेकअप किया है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट देन द प्रीवियस स्टैंड। सो दैट इज़ अबाउट इंडिया एंड ईरान रिलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। केशव नंदा भारती, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं पता होगा, उनको नहीं पता है मैं फिर से बताता हूँ, बाकी जो हमारे लोग जुड़े हैं उनको बताता हूँ। केशव नंदा भारती स्वामी जी हैं, जिन्होंने 1970s में केरला गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, लैंड रिफॉर्म लॉ जो था, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हुआ क्या था कि इनका जो मठ था उसकी कुछ ज़मीन ले ली गई थी, लैंड रिफॉर्म, ज़मीन सुधार अधिनियम जिसे बोलते हैं, उसके तहत इनकी ज़मीन को ले लिया गया था, इनकी मठ की ज़मीन को। तो इन्होंने चैलेंज किया था कि भाई स्टेट सारी ज़मीन ले लेगा, इस चीज़ को चैलेंज किया। हालांकि इनका जो केस था, इसमें उनको ज़मीन वापस नहीं मिली। मठ की ज़मीन जो केरला सरकार ने ले ली थी अन्य कार्यों के लिए, वो नहीं मिली इनको वापस। लेकिन इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे वो एक इतिहास बन गया। और नाउ अब ये केस जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट, जो ये केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है इसका, और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के संवैधानिक जो जजमेंट है उनसे रिलेटेड। क्या था ये जजमेंट, मैंने आपको बता दिया किस केस से रिलेटेड था। नाउ अब हुआ क्या था, इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी, और 13 जजेस की बेंच में 7:6, मतलब 7 लोग एक तरफ थे और 6 लोग उसकी खिलाफ थे, ऐसा जजमेंट पास किया गया। क्या जजमेंट पास किया गया, जजमेंट ये पास हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को अगर आपको अमेंडमेंट करना है, पार्लियामेंट के पास में पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाए, लेकिन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए, लेकिन जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे डिफाइन होते चले आए हैं, कोई फिक्स इसकी लिस्ट नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ये है जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ आपका सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी है। बेसिकली जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मोर और लेस आप उसको समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट कैन नॉट बी चैलेंज, और उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को फेडरलिज्म से यूनिटरी गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहें कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स खत्म हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। भारत में डेमोक्रेसी को चेंज करके आप प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम लाना चाहे तो दैट ऑल्सो मे बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये इसमें लागू हुआ। मैंने आपको समझा दिया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जो कोर वैल्यूज़ हैं संविधान के, उनको संसद भी नहीं चेंज कर सकती है, ये है। अब बाकी लॉज आर्टिकल 368 के तहत उसमें बदलाव लाया जा सकता है। उसके अलग अलग नियम है, जो तो 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद में, और आधे से ज़्यादा राज्यों ने उसको पास करना चाहिए।
ठीक है, ये आप क्लियर हो गए। नाउ ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया, क्योंकि उसके बाद में 1973 के बाद में एमरजेंसी लागू हो गया था, और एमरजेंसी के दौरान काफ़ी सारे जो लॉ उस समय की गवर्नमेंट चेंज करना चाहती थी वो नहीं चेंज कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जो जजमेंट पास हुआ था उसके तहत। सो केशवानंद भारती याद रखिएगा, ये हो सकता है कि कहीं भी एग्जाम में आपका आ सकता है, क्योंकि रिसेंट न्यूज़ है। नाउ लेट्स सी क्या हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे से रिलेटेड है। ये हम बात करेंगे अब एडिटोरियल की। एडिटोरियल आज के अच्छे हैं, एडिटोरियल मैं आपको कवर करता हूँ। अच्छे राइटअप लिखा है। पहला लिखा है भारत और चाइना का। ना एक मैं ये बात बता दूं कि जो एडिटोरियल अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ फॉलो आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इजीली आप भी एडिटोरियल लिखने का प्रयास कर सकते हैं, खुद भी आप लिख सकते हैं। बस आपको वर्ड्स आने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में हैं तो उस तरीके आपको वर्ड्स आने चाहिए, अगर हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी के वैसे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, लूज लैंग्वेज नहीं चलेगी। इंग्लिश और हिंदी में कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, खासकर यूपीएससी के लिए, तो लूज लैंग्वेज नहीं, अच्छे वर्ड्स आप उसमें आप प्रयोग करने। नाउ ये व्हाट इज़ दिस आर्टिकल? दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मॉस्को में जो मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर्स की, उसमें जो भारत का और चाइना का जो रुख रहा वो दोनों ही अलग रहा, और उससे ये लग रहा है कि बहुत जल्दी समाधान नहीं निकलने वाला है। इन नियर फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ पीस। कहाँ पे? लद्दाख बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि भारत ने ये कहा है कि चाइना की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, और चाइना को भारत की जो ज़मीन है वो छोड़ के पीछे जाना पड़ेगा, और चाइना ने ये कहा है कि भारत अपने फोर्सेस को पीछे करे। सो एक तरीके से एक टसल वहाँ पे शुरू हो चुका है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? फिर ये कह रहे हैं कि दोनों साइड्स को समझना पड़ेगा कि ये जो इश्यूज हैं दैट कैन बी सॉल्व ओनली बाय डिप्लोमेसी। एंड देन अगेन दे आर सेइंग कि अगर अभी इशू अगर इस मीटिंग के बाद से सॉल्व नहीं होता है तो मिस्टर जयशंकर हैं वो भी अपने एससीओ की ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो होनी है सितंबर 10 को, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होगी, तो वहाँ पे टेकअप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। सेम चीज़ है कि लद्दाख में विवाद बना हुआ है, भारत चाइना को कह रहा है और चाइना भारत को कह रहा है कि अपनी फोर्सेस पीछे करें। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये रिलेटेड है इस न्यूज़ से, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाए जाने की जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड है। आपको मालूम होगा कि कोरोना आया, कोरोना में काफ़ी कुछ ब्लेम चाइना पे लगाया गया, और दूसरी चीज़ ये हुई कि चाइना और अमेरिका के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है, इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। और दूसरा ये हुआ कि भारत ने जो ये एंटिसिपेट किया कि जो अमेरिकन कंपनीज़ या अदर कंपनीज जो चाइना में लगी हुई थी वो वहाँ से हटेंगी, और हटने के बाद में उसका फ़ायदा भारत को भी होगा, मतलब वो अपना सेटअप भारत में भी करेगी। इसके तहत कुछ फ़ायदा भी हुआ। जो एप्पल है, एप्पल वगैरह कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने कुछ सेटअप करने की बात कही है, लेकिन उसमें क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो ये राइटर ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जो कंपनीज चाइना छोड़ के जा रही है उनको भारत में एस्टेब्लिश कराएंगे। उसके लिए भारत को बहुत कदम उठाने पड़ेंगे, ये इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। अलग अलग कारण दिए हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भारत को एक स्टेबल पॉलिसीज देनी पड़ेगी, और जब तक कि स्टेबल पॉलिसी भारत में नहीं रहेगी तो जो कंपनीज जा रही हैं या शायद जाए आगे फ्यूचर में, वो नहीं आएंगे। फिर वो एग्जांपल ये देते हैं कि एक तरफ तो भारत ये कहता है कि हम बाहर से कंपनीज ला के सेटअप करवाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और दूसरी तरफ वी टॉक अबाउट आत्मनिर्भर भारत, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। नाउ व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत इज़ समथिंग जहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं किसको? अपनी कंपनीज़ को, भारत की कंपनीज़ को। सो ये कह रहे हैं कि ये दोनों कैसे पॉसिबल होगा? दैट वी आर आस्किंग द अदर कंपनीज टू सेटअप देयर बेस इन इंडिया, एट द सेम टाइम वी आर परसुइंग आत्मनिर्भर भारत। मतलब बाहर से भी कंपनी हम लाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत भी फॉलोअप करना चाहते हैं। फिर इसमें अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं। 101 डिफेंस इंपोर्ट जो इंपोर्ट जो बैन हुआ था वो भी एग्जांपल है। शिपिंग में कई ये बता दिया गया कि भारत की जो कंपनीज हैं वहीं शिपिंग के मटेरियल्स बनाएंगी। सो यही कुल मिला के इन्होंने कहा है। और भारत मैंने आरसीईपी ये कवर भी किया था 3-4 दिन पहले। सो आरसीईपी ट्रेड पैक्ट भी ज्वाइन नहीं कर रही है, तो इससे जो कंपनीज यहाँ पे सेटअप करेंगी उनको फ्री मार्केट मिलने में भी मुश्किल होगा। सो बेसिकली कुल मिला के इस आर्टिकल में ये है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर ग्रो करना है तो एक स्टेबल पॉलिसी लानी पड़ेगी, और फॉरेन जो इन्वेस्टर है उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भारत की जो पॉलिसी है वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो स्टेबल रहेगा और
भारत में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक टर्म है, इसका मतलब ये है कि बाहर से आने वाली चीज़ों को रोक दो और सिर्फ अंदर की चीज़ों को कंज्यूम करो। जो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट पे। लेट्स सी वो क्या करते हैं इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये कोर्ट से रिलेटेड है ना। इसको क्या है ये मैं बताता हूँ। ये लिख रहे हैं कि 2 घटनाएं हुई हैं हाल में कोर्ट से रिलेटेड। कौन सी 2 घटनाएं? एक प्रशांत भूषण का केस है, वो घटना हुई है। प्रशांत भूषण का केस क्या था? कंटेम्प्ट कोर्ट था, अवमानना का केस था। उनके ऊपर केस चला। किस लिए था केस वो मैं सारा बता चुका हूँ। 2 ट्वीट उन्होंने किया था सीजीआई के जो है उनके ऊपर। फिर उसके बाद इनको 1 रुपये का फ़ाइन लगाया गया। सज़ा हुई, कन्विक्ट हुए, 1 रुपये का फ़ाइन लगा। फिर दूसरा हुआ जो अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो उनकी रिटायरमेंट। तो अरुण मिश्रा वही जज थे जिन्होंने प्रशांत भूषण को गिल्टी पाया था, कन्विक्शन जिनका किया था ना। ये अलग अलग चीज़ कह रहे हैं। पहला ये कह रहे हैं, ये एक बात समझ लीजिए, ये इनका व्यू पॉइंट है, ये राइटर का कहना है, ये सरकार का कहना नहीं है, ना आपका कहना ना मेरा कहना है। ये सिर्फ एक राइटर हैं। ये राइटर जो हैं जस्टिस AP शाह, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट के एंड फॉर्मर चेयरपर्सन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। तो एक ये इंडिविजुअल है, एक जज हैं पुराने रिटायर्ड, उनका ये अपना व्यू पॉइंट रखा है। तो कहीं से भी आपको ये ना लगे कि ये गवर्नमेंट या ये इसमें सब कुछ सच्चाई है। तो सब कुछ आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जानिए कि एक रिटायर्ड जज क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो प्रशांत भूषण का केस हुआ, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का रोल ठीक नहीं रहा। क्यों ठीक नहीं रहा? तो सेम चीज़ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ऐसे जैसे एक्ट्स की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। आई मीन आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर सवाल इनसे यही होगा कि जब ये खुद जज थे तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। बट नाउ ये कह रहे हैं कि ऐसे जो एक्ट्स हैं इनकी कोई जगह नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण को जब सज़ा दी गई तो बार बार उनसे माफ़ी के लिए कहा गया कि आप बार बार माफ़ी मांग लीजिए। तो इससे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही फंस गया है। ये सब बातें वो कह रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो फाइनली इनका ये कहना है कि प्रशांत भूषण केस में कि ऐसे एक्ट की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या अगर आम आदमी भी होता तो ये स्टैंड लेते इस तरीके का? तो ये आपको सोचना है ना। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कह रहे हैं कि जो अरुण मिश्रा रिटायर हुए उनके ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है पिछले कई सालों से जो रहे 2014 से 2020, मतलब जो करंट गवर्नमेंट है और पिछली गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पिछले 6 सालों में जो पूरा डिसीजन है ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव के फेवर में आया है। मतलब गवर्नमेंट जो चाहिए उसी तरीके के जजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो अरुण मिश्रा थे या पुराने चीफ जस्टिस भी रहे, उन लोगों के भी जजमेंट मोस्टली गवर्नमेंट जो चाहती थी उसी तरीके से आए। तो अलग अलग वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये अपने आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक किस तरीके से काम बांटा जाता है, आप ये समझ लीजिए। जब कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस आते हैं, तो उनको ये कैसे करेंगे कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा? तो वो पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम ये चलता है सुप्रीम कोर्ट में। मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम चलता है और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सुनेगा। प्रशांत भूषण के अवमानना का केस अरुण मिश्रा है वो सुनेंगे या कोई और सुनेगा? राम जन्मभूमि का केस कौन सुनेगा? ये सभी चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कोई इसमें रैंडमनेस होना चाहिए, कोई भी केस किसी को मिल जाए, लेकिन ये सेलेक्टिव केसेस दिए जाते हैं। फिर इनका ये कहना है कि ये केसेस ऐसे दिया जाता है कि जिससे ये लगता है गवर्नमेंट को कि हमारे फेवर में डिसीजन आ सकता है, वैसे जजेस को वो केस जाते हैं। फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा है। गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है और रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कि कौन सा केस आप कौन से जज को आप वो करिए। नाउ अगेन फिर से मैं बता दूं कि ये सिर्फ इनके आरोप है, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं कहना है। फिर ये कहते हैं कि आपको करना क्या, एग्जीक्यूटिव को करना क्या होता है? एग्जीक्यूटिव को ये करना होता है कि पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक आया था, नेशनल कमीशन, ये जिससे कि जजेस की नियुक्ति होनी थी। वो एक तरीका था जिससे कि जो प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, इन सब को मिला के जो जजेस की नियुक्ति है, चीफ जस्टिस वगैरह, उनकी नियुक्ति वगैरह हो ना। वो चीज़ लागू नहीं हुई। तो उनका ये कहना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वो लागू नहीं हुआ। वो एक तरीका था एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का, तो वो लागू नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने नया तरीका निकाला है। गवर्नमेंट ने ये तरीका निकाला है कि सभी जजेस तो उनकी सोच के हिसाब से हो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जो CGI है वो अपने हिसाब से उनको लगाओ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और कुछ जज 4-5 जज जो है
वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जज हो और जो इम्पोर्टेंट केसेस है उन जजेस को अलॉट करा दो। सो जो डिसीजन है अपने गवर्नमेंट के फेवर में आ जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट जजेस है, जो काबिल है, उनको छोटे मोटे पर्सनल केसेस उनके पास दे दो और इम्पोर्टेंट केसेस जो है दूसरे जजेस के पास चले जाए। सो दैट्स व्हाट ये इनका अपना कहना है। फिर ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन एग्जाम्पल, जो यूरोपियन कोर्ट है उससे भारत को सीखना चाहिए और उसमें जो अलोकेशन है वो रैंडम बेस पे होनी चाहिए कि किसी को पता ना चले कि कौन सा केस किसके पास में गया है। और फिर ये कहते हैं कि अगर जुडिशरी को बाहर से खतरा नहीं है, अपने अंदर से खतरा है। अगर ये कोई कहता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है या जुडिशरी में कोई बाहर से लोगों में प्रेशर जमा रहे हैं, तो जुडिशरी को ये सोचना है कि पहले अपने के अंदर के प्रेशर को ख़त्म करे, अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करे, तभी लोगों का विश्वास इस पर और बढ़ेगा। सो ये इनका कहना है। इनका कहना है अगर कहीं आता है जुडिशरी पे लिखने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ जजेस ये कहते हैं गवर्नमेंट तो सब कुछ सही कहती है, लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स है उन्होंने ये कहा है, तो आप अपनी बातों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अच्छे पॉइंट्स थे इनके। कितनी सच्चाई है ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद ही मालूम चलेगा। नाउ ये है तमिलनाडु, ये है एनईपी से रिलेटेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड। राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 2 भाषा का सिस्टम है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे, तमिल पढ़ाएंगे, हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। और ये 1960 से चला आ रहा है कि हिंदी का वहाँ विरोध रहता है। फिर ये अपना कह रहे हैं कि जो हिंदी का विरोध CN अन्नादुराई थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हिंदी बिल्कुल ही बैन करा देंगे मद्रास में। उस समय का मद्रास था तमिलनाडु। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि ये सिंगापुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से सिंगापुर में भी ये किया गया था कि लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया था। फिर ये कहते हैं कि अगर करना है तो हिंदी की जगह इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाए, सभी लोग इंग्लिश सीखें। और फिर ये अपना एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि क्या है। एंड देन ही इज सेइंग इन द एंड कि इंग्लिश और तमिल सिर्फ लागू होने से तमिलनाडु में कुछ प्रॉब्लम भी हुई है। प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे हैं वो ना इंग्लिश ठीक से सीख पाए हैं ना तमिल सीख पाए हैं। मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग है। अगर आप ये देखें कि इनके अगल बगल की स्टेट्स हैं, आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए जहाँ पे हैदराबाद है, आप कर्नाटक देख लीजिए जहाँ पे बेंगलोर है, महाराष्ट्र देख लीजिए। तो इन सभी स्टेट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो पुणे हो, बॉम्बे हो, वहाँ मराठी भी लोग जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। और मराठी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसको काफ़ी अच्छे ढंग से प्रमोट भी करते हैं, लेकिन वो हिंदी भी सीखते हैं। उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा है कि बॉम्बे और मुंबई और पुणे में काफ़ी बाहर के भी लोग जाते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट काफ़ी महाराष्ट्र का हुआ है और महाराष्ट्र में पैसा भी काफ़ी आता है। सेम एग्जांपल आप कर्नाटका का देख लीजिए। अगर आप बैंगलोर जाएंगे तो ठीक ठाक आपको हिंदी समझने वाले एटलीस्ट लोग मिल जाते हैं, जिससे कि बैंगलोर में भी आप देखेंगे काफ़ी क्राउड आपको मिलेगा बाहर का। उससे जो कर्नाटक है उसका भी ग्रोथ काफ़ी हुआ है और कर्नाटक में काफ़ी अच्छा आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। और सेम विथ हैदराबाद, वहाँ पर भी लोग थोड़ी बहुत हिंदी या काम चलाओ हिंदी जानते हैं या बोल लेते हैं। तो उससे जो बाहर के लोग हैं वो सेटल हुए हैं, वहाँ पर फैक्ट्रीज जो सेटअप है, वहाँ पर बड़े बड़ी कंपनीज सेटअप है। उसका कारण ही यही है कि वहाँ पे जो बाहर के लोग जाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया से या बाकी स्टेट से, तो वो इंटीग्रेट करता है। क्योंकि हैदराबाद में जाने के कोई महाराष्ट्र का आदमी जा रहा है, कोई बंगाल का आदमी जा रहा है, तो हिंदी एक ही लैंग्वेज है जो कि थोड़ा बहुत सब समझ पाते हैं। तो तमिलनाडु ने इसको पूरा कम्प्लीटली बैन कर दिया चेन्नई में। तो बैन करने से फ़ायदा क्या हुआ? जो बाहर के आदमी जाएंगे, अगर वहाँ पे सेटल नहीं हो पा रहे हैं और या वहाँ का चेन्नई का आदमी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो लोग वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक से समझ नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे हैं कि अगल बगल के स्टेट्स भी हैं, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है। जो तमिलनाडु स्टेट है उनको ये समझने की भी ज़रूरत है कि अपना कंपैरिजन नॉर्थ इंडिया से ना करें, अपना कंपैरिजन आंध्र प्रदेश से करे, तेलंगाना से करे, महाराष्ट्र से करे, गुजरात से करे, जहाँ पे कि लोकल लैंग्वेज को रखते हुए और लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देते हुए, तेलुगु को, कन्नड़ को अच्छा बढ़ावा देते हुए भी हिंदी काम भर लोग सीखते हैं, जिससे कि डेवलपमेंट में और बाहर से आने वाले लोगों के लिए सुविधा रहती है कि काम चलाऊ अपना भाषा बोल लेते हैं। लेकिन ये सब इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है। सो लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं। बट हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको रखना हो तो ये बात रखिए कि बिल्कुल ही अपनी लोकल भाषा को बढ़ावा दे। लेकिन आप एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात इनका भी दीजिए, जहाँ पे लोकल भाषा को बढ़ाते हुए भी हिंदी वो काम चलाओ हिंदी प्रमोट करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट है आपका ये है कोरोना से रिलेटेड एक आर्टिकल पहले मैंने कवर किया था। ये कह रहे हैं कि जो डेथ्स हुई है अभी अराउंड 60,000 डेथ दिखाई जा रही है ड्यू टू कोरोना। नाउ व्हाट दिस राइटर इज सेइंग दिस इज़ नॉट द करेक्ट फिगर फॉर द डेथ। सही फिगर नहीं है 60,000। उसका क्या कहते हैं, उसके 2-3 कारण दे रहे हैं। पहला कारण ये दे रहे हैं कि जितनी मृत्यु होती है सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जितनी रजिस्ट्रेशन होती है उसमें से हर का कारण क्लियरली कोरोना मेंशन नहीं किया जा रहा है। कोमॉर्बिडिटी यानी किसी और बीमारी से मर रहे हैं तो उसमें वो लिख दिया जा रहा है, कोरोना नहीं लिखा जा रहा है। तो इसकी वजह से ये आंकड़ा सही नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि एक रिसर्च हुआ था, एक रिसर्च के तहत सही आंकड़ा बनाने की कोशिश की गई थी, तो उससे ये मालूम चला था कि अभी के हिसाब से जो टोटल डेथ्स है वो 2.25 लाख से ऊपर 2.25 लाख के आसपास होनी चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को मिला दें कि सारे जितने भी मृत्यु है सारे मृत्यु रजिस्टर्ड नहीं हो रही है, और जो रजिस्टर हो रही है उसमें कोरोना सब में नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन कोरोना से कारणों से डेथ हो रही है, लेकिन वो चीज़ मेंशन नहीं की जा रही है। सो ये इनका स्टैटिस्टिक्स है, एक कितना सही है वो हम बता नहीं सकते कि जब तक हमें गवर्नमेंट का फिगर ना मिले ना। ये एक है, आप इसमें देख लीजिए, ये आर्टिकल लिखा है, ये यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, उन्होंने लिखा है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि किस तरीके से कोरोना के टाइम पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा उनका हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, और गवर्नमेंट को जो स्टिमुलस पैकेज देने पड़ रहे हैं, सो उससे गवर्नमेंट को काफ़ी खर्चा हुआ है। सो व्हाट दे कैन डू, वो ये कह रहे हैं कि उनसे फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी गिरा हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट कम हुआ है, टूरिज्म पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है। सो ऑल द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसको दूर करने के लिए अलग अलग कदम उठाने की आवश्यकता है। सो दैट्स द पार्ट। और ये बस ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखिएगा, एस्केप ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसको एक बार देख लीजिएगा, चेयरमैन कौन है, क्या है, हो सकता है कि प्रीलिम्स वगैरह में कहीं पे पूछ भी सकते हैं। सो दैट इज़ वन पार्ट। नाउ लेट्स सी और क्या है न्यूज़ हमारे पास में। हमारे पास में यहाँ पे ये है, जीएसटी इज़ एन अटैक ऑन द पुअर। जो अपोजिशन है वो जीएसटी को गलत ठहरा रहा है कि जीएसटी इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, लेकिन हम बात करेंगे जो पी चिदम्बरम, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कुछ स्टेप्स दिए हैं कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। मैं बता देता हूँ क्या क्या उन्होंने दिया है। पी चिदम्बरम काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देखते हैं क्या उन्होंने पॉइंट दिए हैं। उनके पॉइंट क्या है, अगर भारत को इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को अगर सुधार लाना है तो पी चिदम्बरम क्या अपना फार्मूला देते हैं। फार्मूला ये है, कह रहे हैं कि कैश, जो गरीब 50% गरीब जो फैमिलीज़ हैं उनको कैश दिया जाए। दूसरा ये है कि फ्री में अनाज दिया जाए, फूड ग्रेन्स दिया जाए। किसको? सारी फैमिलीज़ को। फिर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, रेलवे है, ब्रिज है, ये सब में गवर्नमेंट अपना खर्चा करे। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो वेजेस हैं, जो भत्ता है, जो वेतन है, वो दिया जाए लोगों को। फिर ये कह रहे हैं कि बैंक्स के पास में पैसा प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे सके। और आखिरी वो बता रहे हैं कि जो जीएसटी एरियर है, जीएसटी कंपनसेशन जो राज्यों को पे करना है, वो टाइमली पे किया जाए। सो ये इन्होंने अपने स्टेप्स बताए हैं, तो देखेंगे। ये एक न्यूज़ है, पीएलए टोल्ड टू रिटर्न 5 अरुणाचल बॉयज। तो ये एक न्यूज़ चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश में 5 लड़के जो हैं वहाँ उनको पीएलए जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने किडनैप कर लिया है या अपनी कस्टडी में ले लिया है। ये पहले भी वारदात हो चुकी है। चाइना आर्मी ने एक जो लड़का था वहाँ पे उसको ले लिया था, 19 डेज़ के बाद में छोड़ा था। सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट किरण रिजिजू, ये अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, तो इन्होंने वो कहा है कि जल्दी से जल्दी उसको छोड़ने की बात कही है। तो लेट्स सी, ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि चाइना ने इस पे आ गया है कि वहाँ से लोगों को किडनैप करने लगा है। हमें और न्यूज़ इसमें देखेंगे और क्या डेवलपमेंट रहती है ये भी हम, अगर जो रहता है मैं आपको बताऊँगा। व्हाट्स नेक्स्ट इज़ ये असम राइफल का मैंने पिछली बार भी कवर किया था। मैंने बताया था कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है। असम राइफल का इशू क्या है? असम राइफल का इशू ये है कि है तो ये पैरामिलिट्री, बताते हैं इसको पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री का मतलब इट कम्स अंडर होम मिनिस्ट्री। नाउ इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम मिनिस्ट्री है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब होम मिनिस्ट्री से होता है। और ऑपरेशनल जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास, आई मीन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है।
सो ये कहा है कोर्ट ने कि इसको एक के अंदर या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर लाया जाए या मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाए। ये अभी न्यूज़ में था, मैंने आपको बताया भी था, मिजोरम से इसको हटाने के लिए बात कही गई थी। जो मेन कैपिटल है आइजोल, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर करने के लिए बोला गया था असम राइफल्स को। तो असम राइफल्स एक रेप्यूटेड फोर्स है और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी इंसर्जेंसी डिस्टर्बेंस था उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। ये है न्यूज़, मैंने बताया था। ये भी MT न्यू डायमंड, ये शिप है, ये आ रहा था ओमान से और ये भारत आ रहा था, तो उसमें क्रूड ऑयल था, उसमें आग लग गई थी। फाइनली इसमें आग बुझाने की दिशा में काफ़ी ऑलमोस्ट सक्सेस हो चुका है, सक्सेसफुल मिशन रहा है। और इसमें चाइनीज़ नेवी है, जो श्रीलंकन नेवी और इंडियन नेवी, इन दोनों ने अच्छा रोल निभाया है और उसकी मदद से इस आग पे काबू पाया गया है। कुवैत टू पारादीप, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। मैप में आप बताइएगा कि पारादीप कहाँ है और पारादीप में और क्या क्या, किस तरीके का पोर्ट है वो, आप ज़रूर उसको बताइएगा। अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए। सो ये न्यूज़ है। शिप का नाम आपको याद रहे MT न्यू डायमंड, और पारादीप का नाम याद रहे, हो सकता है कहीं पे आ जाए क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट न्यूज़, लेट्स सी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हेजबुल्ला और हमास से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन है। हेजबुल्ला बता चुका हूँ, लेबनान में शिया डोमिनेटेड है हेजबुल्ला, ईरान की बैकिंग रहती है। लेबनान में ये ग्रुप है, इजराइल इसको एज टेररिस्ट ग्रुप मानता है हेजबुल्ला को। और पैलेस्टाइन हमास मूवमेंट क्या है? जो गाजा स्ट्रिप है इजराइल के अंदर, उसके अंदर ये मूवमेंट है और ये सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं पैलेस्टीनियंस के लिए। सो ये जो हेजबुल्ला है और हमास है, दोनों ने अपनी मीटिंग की है अगेंस्ट इजराइल। तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट में बहुत डेवलपमेंट चल रही है। अभी इजराइल और UAE का बहुत बड़ा पैक्ट हुआ था और उसमें कहीं ना कहीं UAE, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन दोनों कंट्रीज़ ने जो भी फ़्लाइट इजराइल से UAE जा रही है उसको अपने एयर स्पेस से जाने देंगे, ऐसा बोला है। सो मिडिल ईस्ट में हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ तो इजराइल के साथ में उनकी अच्छी समझौते हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला टाइप के, वो डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रहे हैं। उनकी अपनी अलग डिमांड्स हैं, वो किस तरीके की डिमांड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो है। तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसी में बट गया है। जो सऊदी अरेबिया, UAE, वो एक तरफ अलग एक लाइन अपना रहे हैं और जो हिजबुल्ला और हमास है अलग लाइन अपना रहे हैं। सो लेट्स सी, देखना होगा डेवलपमेंट, हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी क्या है। नॉर्मल स्पोर्ट्स न्यूज़ है, इसमें भी बहुत एक डेवलपमेंट है, आप लिखिएगा इसको। जो टेनिस में एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है। ATP के अलावा एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया है। जो जोकोविच है, नंबर 1 प्लेयर है, उन्होंने कुछ और साथियों के साथ मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है और वो ग्रुप बना है प्लेयर्स के हितों को देखते हुए। उन्होंने कई क्वेश्चंस उठाए हैं। फॉर एग्जांपल, टेनिस में जितना पैसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को मिलता है उसका कुछ ही पार्ट एज अ प्राइज मनी मिलता है। जोकोविच है, चाहे रॉजर फेडरर है, इन सबको काफ़ी कम पैसा दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू जितनी कमाई होती है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की। और फैसिलिटीज़ को लेके, इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक नया ग्रुप बना दिया गया। क्या है वो ग्रुप, क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं, आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये टेनिस के उससे रिलेटेड। नाउ इसी से रिलेटेड आज का भी मेंस का मैंने क्वेश्चंस लिया है। स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और स्पोर्ट्स पॉलिसी ये भी काफ़ी गवर्नमेंट को इसमें ध्यान काफ़ी देती है, क्योंकि भारत जो है यंग जनरेशन यहाँ पे काफ़ी है, और यंग जनरेशन का मतलब ये होता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना। तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा स्पोर्ट्स के फील्ड में भी होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन मेंस का आज का क्वेश्चन ये है, व्हाट आर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है, कौन कौन से हैं, क्या है। In context of recent controversies, argue that a better mechanism needs to be in place for award selection and discuss its impact on performance. क्वेश्चन ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या होते हैं, क्या हैं और क्या होते हैं, और जो अभी हाल में ही कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसको देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि जो इस खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए अच्छा मैकेनिज़्म, अच्छा तरीका लाने की ज़रूरत है, और इससे परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खिलाड़ियों के क्या बेहतरी हम ला सकते हैं। तो इसमें आप ये मेंस का आपका क्वेश्चन रहेगा 250 वर्ड्स 15 मार्क्स का। बेसिकली आप स्पोर्ट्स अवार्ड अभी भी न्यूज़ में है, मैंने आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा है क्रिकेटर, उनको मिला है। इसमें आप थोड़ा इसमें देखिएगा बैठ के, क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड है। नए जनरेशन जो खिलाड़ी हमारे,
उनसे रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोचिएगा पहले, फिर आप आंसर लिखिएगा। आप बात कर सकते हैं कि भाई अवार्ड्स क्या क्या होते हैं, कैसे इस्टेब्लिश किए गए, थोड़ा रफ आइडिया। देन यू कैन टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। काफ़ी खिलाड़ियों का ये कहना है कि क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है और बाकी खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, इसी वजह से हम ओलंपिक से मेडल नहीं जीत पाते हैं। तो आप बात कर सकते हैं कि ओलंपिक में क्या परफॉर्मेंस है भारत का, क्यों ख़राब है। देन आप बात कर सकते हैं कि फैसिलिटीज़ वगैरह का, कि क्या स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ मिलती हैं और किस तरीके से जो पुरस्कार अगर मिलता है खिलाड़ी को तो वो उसका मनोबल ऊंचा कर सकते हैं। और आप ये भी थोड़ा अगर आप रिसर्च करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि किन किन खेलों को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये सब पूरी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि काफ़ी अच्छा आप आंसर्स इसमें बना सकते हैं। सो ये मैंने आपको दिया है, इसमें आप पूरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, क्या अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ क्या क्या हैं, ये पूरा रिसर्च करके आप आंसर लिखिएगा, सो दैट आपका ये टॉपिक इसी क्वेश्चन में कवर हो जाए, स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड टॉपिक्स। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। आज का जितना भी करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया। जो भी आंसर्स हैं आप लिखेंगे, बीच बीच में जो मैंने पूछा, पारादीप के बारे में पूछा, आप लिखेंगे कमेंट्स में, आप लिखेंगे उसका, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स पूछे दैट यू विल राइट इन कमेंट्स। मेंस का जो आंसर है दैट ऑल्सो यू कैन राइट सेपरेटली, एंड आई हैव ऑल्सो in description I am also giving the telegram channel that also you can join। एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस राइटिंग है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।